गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ शो करता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, और नंबर ऑफ जीआई कितना होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी। तो आज का हेडिंग यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो आइसोमर्स होता है आपको बताए थे, उसको हम लोग बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। अब सिस किसको बताए थे, तो आपको बताए थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। ठीक उसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड अगर सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस। सेम साइड होगा तो उसको सिस बोलते हैं, अपोजिट साइड होगा तो उसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। अब आप ऐसे सोचिए कि सिस से ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने के चलते यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अब यहाँ पे अगर हम हिट कर दें तब क्या होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड है सो ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड जब होता है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और आपको पता है कि सिग्मा और पाई में पाई बॉन्ड है सो वो वीक बॉन्ड होता है। तो अगर आप इसको हिट करेंगे तो पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। अब उसके बाद जैसे ही आपका सिंगल बॉन्ड आया तो आप सिंगल बॉन्ड के चलते आप रोटेशन पॉसिबल कर सकते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे रोटेशन हो सकता है। तो यही चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट में नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि इंटर कन्वर्सन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर इज नॉट पॉसिबल विदाउट क्लीविंग पाई बॉन्ड। यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इंटर कन्वर्ट बिना बॉन्ड तोड़े आप नहीं कर सकते। बिना पाई बॉन्ड तोड़े आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे इसको एग्जांपल से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सिस कहेंगे। क्यों सिस बोले, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है, अल्काइल ग्रुप है सो सेम साइड है। तो अभी आपको बताया गया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। अब आप इसको हिट कीजिए, हिट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है सो क्लीव्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। तब क्या होगा, ये दोनों कार्बन पे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, तो सिंगल बॉन्ड के चलते रोटेशन पॉसिबल है तो आप रोटेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, अल्काइल ग्रुप नीचे आ जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। फिर दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों मिल करके फिर है सो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और यही आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म। तो सिस से तो ट्रांस में आप कन्वर्ट किए, लेकिन कैसे किए, बॉन्ड तोड़ करके किए। पाई बॉन्ड को बिना पाई बॉन्ड तोड़े आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया कि सिस और ट्रांस में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना ही पड़ेगा। अब आते हैं पहला पॉइंट पे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अब यहां पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को ये डिसाइड करना है कि सिस ट्रांस में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो सबसे पहला बात आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू। अब डाइपोल मोमेंट कहां पर एराइज होगा, कहां पर एराइज नहीं होगा, ये डिटेल में आपको केमिकल बॉन्ड में बता दिया गया है। उसके बावजूद भी
अगर आप भूल गए हैं तो फिर से बता दे रहे, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जहां पे दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करता है तो उसके बेसिस पे डाइपोल मोमेंट एराइज करता है। दूसरा, आपका कह सकते हैं कि किसी भी मोलेकुल का शेप पे डिपेंड करता है कि उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो इसी को आप लिख लीजिए कि डाइपोल मोमेंट एराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शेप ऑफ द मोलेकुल। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट कब एराइज होता है, तो या तो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होना चाहिए या शेप मोलेकुल के शेप पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे ब्यूट टू इन है या इसी को हम लोग पढ़ेंगे टू ब्यूटीन। अब यहाँ पे आपको टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर लिखने के लिए कहा जाए तो एक सिस फॉर्म में होगा और दूसरा ट्रांस फॉर्म में होगा। एक आपका सिस फॉर्म में होगा, दूसरा ट्रांस फॉर्म में होगा। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग को ये डिसाइड करना है कि डाइपोल मोमेंट सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होगा। तो हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, डाइपोल मोमेंट होता क्या है, ऐसे आपको केमिकल बॉन्ड में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। डाइपोल मोमेंट वेक्टोरियल एडिशन होता है। वेक्टोरियल एडिशन का मतलब क्या हुआ, आप समझिए ऐसा कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। आपको कहा जाए कि वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी बताइए क्या होगा, तो आप क्या जानते हैं, इसका रिजल्टेंट यानी कि ये बीच से पास होगा। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर आर कह रहे हैं, ठीक है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अब प्लस वेक्टर बी। इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल एडिशन। इसी को आप आगे बढ़ा देते हैं तो यही पैरेललोग्राम हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ है सो ओबे करता है। ये तो आपका वेक्टर की बात आ गया। अब यहां पर समझिए कि अगर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो वेक्टर का हमको सम निकालना है। ठीक है, आप देखिए यहां पर ये एक वेक्टर है, अब इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं μ1 है, ध्यान से समझना है। और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका डाइपोल मोमेंट है सो μ2 है और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये इसका अगर आपको डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तब क्या होगा, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा और इसका रिजल्टेंट कहां से पास करेगा, बीच से पास करेगा। उसको हम लोग μr से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि μr इक्वल टू क्या होगा, तो μr इक्वल टू फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड में ये सब पढ़ाए हुए हैं, आप चाहें तो कॉपी जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताए थे μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर और प्लस होता है 2μ1 μ2 cos थीटा और इसका है सो रूट अंडर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि cos थीटा का जो वैल्यू है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि cos 0 डिग्री का वैल्यू बताइए तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू बताइए तो 0 हो जाता है। हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि cos थीटा में एंगल जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा cos थीटा का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू घटेगा और थीटा अगर घटेगा यानी कि थीटा का वैल्यू कम होगा तो डाइपोल मोमेंट है सो ज्यादा होगा। बोलिए, बात सब लोग को समझ में आ रहा है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कंक्लूजन हम लोग ये निकाले कि थीटा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम जाएगा। और थीटा का वैल्यू अगर कम होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे डाइपोल मोमेंट निकालना है आपको। डाइपोल मोमेंट का तो सिंबल पता है ना। सबसे पहला बात कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा किधर, तो यहां पर ये कार्बन sp2 कार्बन है और ये कार्बन sp3 कार्बन है। sp2 और sp3 में sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, sp2 और sp3 में
sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को sp2 कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपका इस कार्बन के तरफ हो गया। ठीक उसी तरह से यहां पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहेंगे कि डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से अब यहां पर देखिए, यहां पर sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहां पे इधर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, इधर हो गया। समझ में आ रही बात? अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों मैग्नीट्यूड सेम बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह तो आपका कार्बन कार्बन ही है। यहां पर sp2 कार्बन, यहां पे sp3, यहां पर भी sp2 और यहां पर sp3, तो डायरेक्शन है सो अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम। तब अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0। दो वेक्टर का सम, डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ठीक है। इसको अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक वेक्टर ये है, इसको वेक्टर ए कह रहे, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी ए है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो इसको हम लोग -a कहेंगे। तो दोनों को अगर ऐड कीजिएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर ए, ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर उसी तरह से आपको म्यू का वैल्यू है सो 0 हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया यहाँ पे ट्रांस का। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिस टू ब्यूटेन, और इसका नाम हो जाएगा ट्रांस टू ब्यूटेन। और आपसे अगर कहा जाए कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, म्यू इक्वल टू क्या होगा, तो सिस का ज्यादा हो गया, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। यहां पे डायपोल मोमेंट क्या हो गया, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पे है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब 1,2 डाइक्लोरोइथीन का हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना है, तो एक है सो सिस फॉर्म में लिखेंगे और दूसरा ट्रांस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पे आपसे पूछा जाए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए क्या होगा, तो ये कार्बन sp2 है और ये क्लोरीन है। आपको ये पता होना चाहिए कि sp2 जो कार्बन होता है, हम आगे लिखा देंगे, sp2 जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन का 3 होता है। ये sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आपको बता दिया गया। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्लोरीन की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यहां पर फिर क्या होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट है सो बीच से पास करेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू म्यू इक्वल टू 0 होगा या म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलेंगे, म्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से ट्रांस में देखिए, यहां पर क्या होगा, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ, यहां पर भी क्लोरीन की तरफ। अब देखिए दोनों तो क्लोरीन है और डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। तो जब दोनों क्लोरीन है यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो गया और मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर म्यू का वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये सिस फॉर्म है, तो इसका नाम हो गया सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और ये ट्रांस फॉर्म में है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अब आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होगा, तो सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस से। समझ में आ रही बात, यहां पे ऑर्डर क्या हो गया, सिस का ज्यादा हो गया ट्रांस से। तो जनरली क्या होता है कि सिस और ट्रांस में जब आप देखेंगे तो सिस का, देखिए यहां पर एक टर्म हम यूज कर रहे हैं जनरली। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 एग्जांपल आपको हम दे दिए
दो एग्जाम्पल हम आपको दे दिए और दिखा दिए कि हाँ सिस का ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे सिस ट्रांस में कि सिस का ही हमेशा ज्यादा होता है, गलत हो जाएगा। जनरली हम यूज कर रहे हैं, जनरली ये देखा गया है कि सिस और ट्रांस में सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है। इसको नोट कीजिए, फिर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, 1 क्लोरोप्रोपीन। अब यहां पर देखिए एक सिस फॉर्म लिखे और दूसरा ट्रांस फॉर्म लिखे। अब आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताइए, तो यहां पर तो क्लोरीन की तरफ होगा, बट यहां पर sp2 कार्बन की तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो यहां पर डायपोल मोमेंट का अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू क्या होगा, तो नॉट इक्वल टू 0। यहां पर देखिए, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो क्लोरीन की तरफ। यहां पर किधर होगा, तो sp2 कार्बन की तरफ। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों का सेम साइड है, तो यहां पर भी नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में नॉट इक्वल टू 0 आया, तो किसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होगा और किसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम होगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी कि ऐड जब करेंगे तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा। यानी कि डायपोल मोमेंट का इसमें सिस और ट्रांस में आपसे अगर पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, तब आप क्या बताएंगे, ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से, यानी कि ट्रांस ग्रेटर देन सिस। अब देखिए उलट गया कि नहीं। अभी इसके पहले हम लोग दो एग्जाम्पल देखे, तो उसमें क्या देखे कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा था ट्रांस से, लेकिन यहां पे क्या हो गया, ट्रांस का डायपोल मोमेंट है सो ज्यादा हो गया सिस से। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि जनरली ऐसा देखा गया कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा सिस का ही ज्यादा होगा, ट्रांस का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। अब आपको बता रहे थे, तो इसको नीचे लिख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर sp3 कार्बन है, ध्यान रखिएगा sp3 कार्बन है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, यानी कि नॉर्मल अगर कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, 2.5। और आपको क्या बताया, अगर sp2 कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.75, और अगर sp कार्बन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3.25। यानी कि याद रखिएगा, आगे आपको काम आएगा कि sp, sp2 और sp3 में sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम sp2 का होगा और सबसे कम है सो sp3 का होगा। यहां तक कंप्लीट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चंस देते हैं। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ये केमिकल बॉन्ड का है, यहां पे बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जानना चाह रहे हैं कि डायपोल मोमेंट आप समझे या नहीं समझे। यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, तो कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पे कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अभी आपको बताया क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, और ये कार्बन sp2 है, sp2 कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताया, 2.75। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन हो गया क्लोरीन की तरफ, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया क्लोरीन की तरफ, तो दोनों का रिजल्टेंट है सो 20 से पास करेगा। तो यहां पे हम आप क्या बोलेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा या नॉट इक्वल टू 0, तो आप क्या बताएंगे, यहां पे डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक उसी तरह से यहां पे फिर आपसे पूछा जाए तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ, यहां भी क्लोरीन की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट है सो 20 से पास करेगा। तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर देखिए कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन के तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और यहां पर भी क्लोरीन के तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, दोनों तरफ ऊपर नीचे क्लोरीन है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो यहां पे क्या बोलेंगे, म्यू इक्वल टू 0। और आपको निकालना क्या है, ऑर्डर निकालना है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। अब आप इसको देखिए, ये दोनों का तो नॉट इक्वल टू 0 है,
तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो अभी आपको बताए थे कि थीटा का वैल्यू ज्यादा होता है तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम होता है, और थीटा का वैल्यू अगर कम होता है तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है। अब उसके बेसिस पे यहां पर देखिए 60 डिग्री का एंगल बनेगा, जबकि यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एंगल ज्यादा डायपोल मोमेंट का वैल्यू कम, एंगल कम तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन इसी से डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए किसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे क्लोरीन में बताया गया, ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से यहाँ पे क्लोरीन में बताया गया उसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि ये ऑक्सीजन है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑक्सीजन के तरफ, यहाँ पर भी नीचे हो गया। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो वहां पे बोल देते हैं कि म्यू इक्वल टू जीरो, जो कि गलत है। अब सही डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो सही जो डायपोल मोमेंट होगा उसको समझिए। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आपका दो दो लोन पेयर हो गया। इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। नहीं ऐसा, यहां पर इधर दो दो लोन पेयर हो गया, यहां पर दो दो लोन पेयर इस तरह से हो गया, एक एक लोन पेयर, ठीक है। तो अब आप इसको समझिए। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ऑक्सीजन के तरफ होगा। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ऑक्सीजन के तरफ होगा। जबकि यहां पर भी पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन के तरफ, और यहां पर भी पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन के तरफ। अब आपको देखने से क्या लग रहा है? इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जबकि यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो म्यू इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, तो म्यू इक्वल टू जीरो। अब दोनों का रिजल्टेंट अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि दोनों का अगर हम फाइनल नेट डायपोल मोमेंट अगर आपसे पूछे कि नेट है सो डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? इसका वैल्यू जीरो आया और इसका नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों का नेट अगर हमको निकालना होगा तो नॉट इक्वल टू जीरो। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं इसका डायपोल मोमेंट 2 है और इसका 0 है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? तो 2 प्लस 0 जब करेंगे तो 2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे याद रखिएगा 99% स्टूडेंट इसको है सो जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। उनके दिमाग में इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है कि क्लोरीन में तो सर बताए हैं कि म्यू इक्वल टू 0, तो यहां पर भी वो म्यू इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पर एसएच रहेगा तो इसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और यहां पर भी है सो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका डायपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0। जबकि यहां पर देखिए अभी आपको बताएं इसका डायपोल मोमेंट है सो म्यू इक्वल टू 0, और इसका जब आप करेंगे ये ट्रिपल बॉन्ड, आपको ये पता होना चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है सो ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम क्यों बोलते हैं? कि दोनों तरफ है सो Cn ही है। अगर दोनों तरफ सेम एटम या ग्रुप नहीं रहेगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं बोलेंगे। हो सकता है डायरेक्शन तो अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तब वहां पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पे अगर आपसे पूछेंगे तो म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चंस क्या था? आपका क्वेश्चंस ये था कि ये चारों में किसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड।
आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे पोलैरिटी। डायपोल मोमेंट क्या बताता है? किसी भी मोलेकुल का पोलैरिटी को बताता है कि कौन सा मोलेकुल कितना ज्यादा पोलर है। जैसे अभी आपको जो हम बता रहे थे कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए, तो जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि वह मोलेकुल ज्यादा पोलर है, और जिसका डायपोल मोमेंट कम है इसका मतलब यह हुआ कि वह मोलेकुल है सो कम पोलर है। और आपको दूसरा पॉइंट में क्या बताया गया? पोलैरिटी। अब सिंपल सा बात है कि पोलैरिटी जो है किस पर डिपेंड कर रहा है? डायपोल मोमेंट पे। तो हम कह सकते हैं कि पोलैरिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया म्यू का। म्यू का मतलब क्या हुआ? डायपोल मोमेंट। पोलैरिटी है सो किस पर डिपेंड हो गया? डायपोल मोमेंट पे। अब देखिए यहां पर एक चीज, अब आपसे अगर पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका पोलैरिटी ज्यादा होगा, तो आपको क्या पता है कि जनरली क्या होता है कि सिस और ट्रांस में सिस का पोलैरिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सिस ही पोलर हो। ट्रांस का भी आप देख चुके, जो तीसरा एग्जांपल आपको दिए तो उसमें क्या था? ट्रांस का है सो डायपोल मोमेंट ज्यादा, यानी कि ट्रांस है सो ज्यादा पोलर हो गया। तो ये डिपेंड करेगा मोलेकुल पे कि कैसा मोलेकुल है। लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा पोलैरिटी होता है, तो आप कह सकते हैं कि पोलैरिटी जो होगा सिस ग्रेटर देन ट्रांस। इसको याद रखिएगा, सिस ग्रेटर देन ट्रांस। यानी कि डायपोल मोमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा होता है, तो वहां पे आप एक टर्म यूज कर लीजिएगा कि जनरली क्या होता है? सिस और ट्रांस में सिस का पोलैरिटी है सो ज्यादा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोलुबिलिटी। अब ये सोलुबिलिटी क्या है? तो कोई भी मोलेकुल जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा सोलुबल होगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी मोलेकुल जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा सोलुबल होगा। अभी आप पढ़े सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा पोलर होता है? सिस ज्यादा पोलर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोलुबिलिटी में अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा सोलुबल होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि सिस है सो ज्यादा पोलर होगा। बोलिए, सब लोग को समझ में आ रहा है? एक और इंपॉर्टेंट बात, कोई भी मोलेकुल अगर पोलर है, कोई भी मोलेकुल पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल होगा। कोई भी मोलेकुल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल होगा। तो एक लाइन आप लिख लीजिए कि इफ मोलेकुल इज पोलर इट विल बी सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O अल्कोहल। और फिर क्या कह रहा है कि इफ मोलेकुल इज नॉन पोलर, अगर मोलेकुल नॉन पोलर है इट विल बी सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको क्या बताया गया कि कोई भी मोलेकुल अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल होगा। कोई भी मोलेकुल नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोलुबल होगा। अब यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि पोलर सॉल्वेंट कैसा, तो उसको वाटर या अल्कोहल। नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा, तो बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड। तो सोलुबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा, तो जो ज्यादा पोलर होगा। कौन ज्यादा पोलर? सिस ज्यादा पोलर, तो हम कहेंगे कि सिस ग्रेटर देन ट्रांस। तो याद रखिएगा कि जनरली सोलुबिलिटी जो होता है सिस और ट्रांस में सिस का ज्यादा होता है और ट्रांस का कम होता है। यहां तक कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखिए स्टेबिलिटी। फोर्थ में क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। फिर उसी तरह से समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो जनरली, फिर हम आपको जनरली बोल रहे हैं कि जनरली क्या देखा गया है कि सिस और ट्रांस में ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिस से। तब पूछेंगे कि क्यों ज्यादा होता है, तो ट्रांस में
रिपल्सन है सो कम होगा और सिस में स्टेरिक रिपल्सन है सो ज्यादा होता है। तो इसको एक लाइन आप लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली, ध्यान रखिएगा, जनरली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। क्यों ऐसा होता है? कहता है एज इन सिस मोलिक्यूल देयर इज रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द मोलिक्यूल। कहता है कि क्यों वहां पे रिपल्सन ज्यादा होता है? तो कह रहा है क्या कि मोलिक्यूल के सेम साइड सेम ग्रुप होने से एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, तो वहां पर क्या होगा? स्टेरिक रिपल्सन होगा, जिसके चलते उसका स्टेबिलिटी घट जाता है। जबकि ट्रांस में आप क्या जानते हैं? ट्रांस में आप जानते हैं कि सेम एटम या ग्रुप क्या होता है? अपोजिट साइड होता है, तो वहां पर स्टेरिक रिपल्सन कम होगा, तो मोलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो एग्जांपल में देखिए, ये आपका क्या है? सिस है, और ये क्या है? ट्रांस है। अब आपसे पूछा जाए कि ये सिस और ट्रांस में बताइए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर देखिए मिथाइल मिथाइल सेम साइड हो गया, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा। ये स्टेरिक रिपल्सन का सिंबल है। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड हो गया, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा। यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, नेग्लिजिबल। अगर होगा भी तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जबकि यहां पर तो स्टेरिक रिपल्सन है ना, और स्टेबिलिटी कहां किसका ज्यादा होगा? जहां पे रिपल्सन कम होगा। तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर सिस और ट्रांस में पूछा जाए तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। जैसे एक दूसरा और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो ये क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, तो ये तो सिस हो गया। क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांस हो गया। फिर देखिए ये एटम सेम साइड होने से यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होगा, जबकि यहाँ पर अपोजिट साइड होने से स्टेरिक रिपल्सन है सो नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए कि क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिस और ट्रांस में ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा सिस से। समझ में आ रही बात? तो ये ट्रांस का स्टेबिलिटी है सो ज्यादा हो गया किससे? सिस से। तो इसीलिए आपको लिखाया गया कि सिस और ट्रांस में जनरली जो है ये देखा गया कि ट्रांस की स्टेबिलिटी है सो ज्यादा होता है सिस से। और एग्जांपल एक देते हैं, इसको कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। यहां पर देखिए, अब आपसे सबसे पहले ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए ये सिस है कि ट्रांस है, तो आप कैसे देखिएगा? आपको सिस और ट्रांस के लिए क्या बताए थे कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम एक एटम या ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो कोई एटम या ग्रुप आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, तो आइडेंटिकल ग्रुप है। अब ये आइडेंटिकल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो इसको सिस कहेंगे। और यहां पर देखिए आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अब देखिए यहां पर इथाइल इथाइल सेम साइड हो गया, तो यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन होगा। और यहां पर भी इथाइल और आइसोप्रोपाइल है, ध्यान दीजिए, यहां पर इथाइल और आइसोप्रोपाइल है, तो यहां पर भी स्टेरिक रिपल्सन होगा। अब सवाल यह है कि आप खुद सोचिए कि स्टेरिक रिपल्सन तो दोनों जगह है, तो स्टेबल कौन होगा? जहां पे स्टेरिक रिपल्सन कम होगा। जहां पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। अब आप देखिए यहां पर इथाइल इथाइल के बीच में स्टेरिक रिपल्सन हो रहा है, और यहां पर इथाइल और आइसोप्रोपाइल के बीच में स्टेरिक रिपल्सन। तो इथाइल इथाइल जो है वो तो कॉमन हो गया, तो कंपेयर हम इथाइल और आइसोप्रोपाइल से करेंगे। इथाइल छोटा हो गया, आइसोप्रोपाइल बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा, यहां पे स्टेरिक रिपल्सन कम। और जहां पे स्टेरिक रिपल्सन कम उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे लेस रिपल्सन हो गया, यहाँ पे मोर रिपल्सन हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो किसका ज्यादा हो गया? यहाँ पे सिस का स्टेरिक रिपल्सन मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया ट्रांस से। अब देखिए इसके पहले जो हम आपको ऑर्डर बताए तो वहां पे क्या बता रहे थे कि ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है सिस से, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि यहां पर सिस का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया ट्रांस से। तो ओवरऑल ऐसे चलते फिरते आपको पूछ दिया गया
कि सिस और ट्रांस में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो आप भी सेफ साइड लेके चलिए। आपका भी जवाब यही होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली ट्रांस का ज्यादा होता है सिस से। जनरली ट्रांस का स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होता है सिस से। जनरली बोल देने से क्या हो गया कि इस तरह का स्ट्रक्चर है तो आप गलत नहीं बोले। ऐसा नहीं है कि हमेशा है सो ट्रांस का ज्यादा होगा सिस से, सिस का भी तो ज्यादा होता है। अभी आप देखें तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, तो जहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा उस पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप उसको कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड क्या होगा, पैकिंग इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, पैकिंग इफिशियंसी पे डिपेंड करेगा। कहता क्या है कि ट्रांस मोलिक्यूल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस मोलिक्यूल। ट्रांस और सिस में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आपका जवाब होगा कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस फॉर्म से। तो तुरंत अगला सवाल कि क्यों ज्यादा होता है, तो इसका पैकिंग इफिशियंसी, किसका, ट्रांस का, ट्रांस का पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होता है। आगे क्या लिखा हुआ है कि एज ट्रांस मोलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिकल एज सोन हाई पैकिंग इफिशियंसी कंपेयर टू सिस फॉर्म व्हिच हैज लो पैकिंग इफिशियंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्म जब आप लिखते हैं, ट्रांसफॉर्म जब आप लिखते हैं तो वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, जिसके चलते उसका पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होता है, या उसी को कह सकते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, किस से, सिस फॉर्म से। तो सिस और ट्रांस में याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, या इसी को आप कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। और कहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जहां पे पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, या उसी को हम लोग कहते हैं कि जहां पे कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ना कांटेक्ट एरिया नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है। अब यहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट है सो ज्यादा होगा और यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा। अब बोलिए कि सर कैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा, तो ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कि एक मोलेकुल ये ट्रांसफॉर्म है, ध्यान से समझिएगा, ये एक मोलेकुल है सो ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इस तरह से ये हम बना दिए। एक दूसरा मोलेकुल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, एक दूसरा मोलेकुल ले रहे हैं इस तरह से। तो यहां पर जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, अब देखिए ये जो है आपका सिस फॉर्म है, ठीक है, ये आपका सिस फॉर्म है। अब एक दूसरा मोलेकुल हम ले रहे हैं और यहां पर फिर एक सिस फॉर्म है, इस तरह से। अब यहां पर एरिया ऑफ जो कांटेक्ट है वो कम है, ध्यान से समझिए। इससे कंपेयर कीजिएगा तो सिस फॉर्म में एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, कम है, और यहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है। तो जहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जो कि अभी हम आपको बताएं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं कि पैकिंग इफिशियंसी जहां पे ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बात सब लोग को समझ में आ रहा है। तो अगर आपको एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं समझ में आएगा तो कॉपी में जब नोट कीजिएगा ना तो इसी तरह से बना लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि आपको पता चला कि अच्छा ये वाली है सो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हुआ और यहां पर है सो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, जिसके चलते इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और जहां पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो कॉपी में जब नोट कीजिएगा तो इस तरह से आप लोग भी फिगर बना लीजिएगा।
ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगा। बाद में जब कॉपी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप फिगर जब इस तरह से बना हुआ रहेगा तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। बोलिए कोई दिक्कत? उसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड किया? पैकिंग इफिशियंसी पे। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि सिंस ट्रांस हैज मोर एरिया ऑफ कांटेक्ट, यही चीज आपको बताएं कि ट्रांस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है किससे? सिस आइसोमर से। देयरफॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर इन ट्रांस आइसोमर देन सिस आइसोमर। यही कारण है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन जहां पे ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन कम होगा वहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, तो ट्रांस का, तो ट्रांस ग्रेटर देन सिस। समझ में आ रही बात? मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आया वो किसका ज्यादा आया? ट्रांस का ज्यादा आया। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है ट्रांस ग्रेटर देन सिस। मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया? ट्रांस ग्रेटर देन सिस। याद रहेगा सब लोग को। और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, या कह सकते हैं पैकिंग इफिशियंसी पे, या आप कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शन पे। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल यह है कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पे। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट का। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया का। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस का। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो फिर वही बात हम बोलेंगे कि जनरली सिस और ट्रांस में सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब बोलिए कि क्यों? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, बॉइलिंग पॉइंट इतने सारे पॉइंट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मोलेकुल ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो मोलेकुल जितना ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अब पढ़ चुके हैं, पोलरिटी आपको बता चुके हैं, डायपोल मोमेंट आपको बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस और ट्रांस में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ज्यादा पोलर है तो अभी आप पढ़े हैं कि सिस का पोलरिटी ज्यादा होता है ट्रांस से। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा तो आपको कहना होगा सिस का। तो नीचे में एक लाइन लिख दीजिएगा, छूट गया है, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि सिस ग्रेटर देन ट्रांस। अब बात फिर वही पे आता है, जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस ट्रांस में अगर आपसे पूछा जाए तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ट्रांस से। क्यों ज्यादा होगा? तो क्योंकि सिस ज्यादा पोलर होता है। क्यों ज्यादा पोलर होता है? क्योंकि सिस और ट्रांस में डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होता है जनरली ट्रांस से। तो ये सब कुछ हर जगह देखिए क्या कर रहे हैं, जनरली, कोई जरूरी नहीं कि वही एक होगा हमेशा, नहीं, ये डिपेंड कर जाता है स्ट्रक्चर पे, जो कि अभी आप देख चुके हैं। तो एक लाइन इसको आप लिख लीजिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सिस और ट्रांस में सिस का ज्यादा होता है ट्रांस। सातवां पॉइंट में कहता है रोटेशन बैरियर अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड है तो वहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक एग्जांपल से आप इसको समझिए, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। आपसे अगर पूछा जाए ईज ऑफ रोटेशन, ध्यान से समझिए, ईज ऑफ रोटेशन, ईज का मतलब होता है आसानी से।
आप कहां पे आसानी से रोटेट कर सकते हैं, कहां पर आसानी से रोटेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ईज ऑफ रोटेशन किसका ज्यादा है किसका कम है, कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो यहां पर देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर में एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो मूव नहीं कर रहा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड। जबकि यहां पर जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझिए, यहां पर जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रो ग्रुप से कंजुगेटेड है। आप नाइट्रो ग्रुप जान रहे हैं, समझ रहे हैं नाइट्रो ग्रुप किसको। इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, नहीं, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है कैसे है, कंजुगेटेड है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये इसके टुवर्ड्स और ये इसके टुवर्ड्स। यानी कि ये रेजोनेंस जैसे ही करेगा तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब एक जगह से वो दूसरे जगह पे जा सकता है। कैसे जा सकता है, थ्रू रेजोनेंस। ठीक उसी तरह से यहां पर भी देखिए डबल बॉन्ड है और नाइट्रो ग्रुप है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड भी लोकलाइज्ड है। इसका मतलब ये भी आपका जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। अब यहां पर समझिए, जहां पर डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है वहां पर रोटेशन आसानी से पॉसिबल है। तो इतना तो समझ में आ गया कि ईज ऑफ रोटेशन जब हम निकालेंगे तो सबसे कम है सो फर्स्ट का होगा। अब इसमें डिसाइड करना है कि फर्स्ट और अब इसमें ये दोनों में डिसाइड करना है, सेकेंड और थर्ड में, कि किसका रोटेशन ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो यहां पर देखिए दो रेजोनेटिंग ग्रुप है, NH2 भी है और NO2 भी है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर रोटेशन ज्यादा, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। सिंगल बॉन्ड तो ये भी कन्वर्ट होगा रेजोनेंस से, ये भी कन्वर्ट होगा, लेकिन ज्यादा किस में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईज ऑफ रोटेशन बताइए तो सबसे ज्यादा थर्ड का हो गया, फिर सेकेंड का हो गया, फिर फर्स्ट का हो गया। और ठीक इसी तरह से आपसे पूछा जाए रोटेशन बैरियर बताइए, तो रोटेशन बैरियर का मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी कि कहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट में एकदम नहीं है क्योंकि वो लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो गया। जो ईज ऑफ रोटेशन हुआ उसी में अगर आपसे पूछा जाए कि रोटेशन बैरियर बताइए तो इसी का उल्टा हो गया, यानी कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन थर्ड। इसको कंप्लीट कीजिए, एक और एग्जाम्पल देंगे। यहां तक कंप्लीट कर लिए, चलिए एक और अच्छा एग्जांपल देखिए। इसमें अगर आपसे पूछा जाए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसको हम फर्स्ट कर रहे हैं और इसको सेकंड कर रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि रोटेशन बैरियर बताइए, ईज ऑफ रोटेशन नहीं, रोटेशन बैरियर बताइए। रोटेशन बैरियर समझ में आ रहा है कि कहां पर ज्यादा दिक्कत होगा, रोटेट नहीं करेगा। तो अब एक चीज समझिए, यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से कंजुगेटेड होगा तो रेजोनेंस करेगा, ये तो सबको पता है, रेजोनेंस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर भी देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड से कैसे है, कंजुगेटेड है, यहां भी रेजोनेंस करेगा। कहना, हम बताना क्या चाहते हैं, हम ये बताना ये चाहते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये डबल बॉन्ड ये भी डीलोकलाइज्ड है। अब सवाल है कि कौन ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। जो ज्यादा डीलोकलाइज्ड होगा उसका रोटेशन बैरियर कम होगा, और जिसका जो कम डीलोकलाइज्ड होगा उसका रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा। अब आप लोग बताइए कि कौन ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में जब पार्टिसिपेट करेगा तो ये डोनर के जैसा एक्ट करेगा। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज,
और यहां पर जब ऑक्सीजन लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप ये जानते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है। यानी कि अगर ये दोनों में स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाए कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा किसका स्टेबिलिटी कम, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी कम होगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि लोन पेयर देंगे तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, तो ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड है और ये कम डीलोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन के कंपेयर में, और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी आएगा, लेकिन इससे जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसके कंपैरिजन में इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल है। यही कारण है कि ये मोर डीलोकलाइज्ड है और ये लेस डीलोकलाइज्ड। आप निकाल क्या रहे हैं? ईज ऑफ रोटेशन नहीं निकाल रहे, आप रोटेशन बैरियर निकाल रहे हैं। तो जब रोटेशन बैरियर निकाल रहे हैं तो जो लेस डीलोकलाइज्ड होगा उसका रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा, यानी कि हम कहेंगे सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट। इसी में आपको कहा जाता है ईज ऑफ रोटेशन बताइए, तो ईज ऑफ रोटेशन में फिर क्या हो जाता? इसका उल्टा हो जाता। तो इस तरह से आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 100% खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है उसके पहले अभी तक जो भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।